इस कवारी के आदी नहीं थे, क्योंकि वो पैम्पर्ड आदमी थे और ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनकी बहुत हौसला अफजाई की जाती थी। बल्कि जनाब बाजवा साहब तो ये भी कहते थे कि हमने इनको तर्जुमान नहीं रखा, ये अपने तौर पे इन्होंने तर्जुमानी हमारी शुरू कर दी है। बल्कि एक बार जनाब बाजवा साहब ने यह भी कहा कि वो ये कहते हैं कि गॉर्डन कॉलेज में वो मेरे क्लास फेलो थे, जबकि मैं जब गॉर्डन कॉलेज गया था तो उस वक्त तक शेख रशीद साहब वहां से गुजर के कहीं और चले गए थे, मेरी कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है शेख रशीद साहब को एक शौक है कि वो फौज की इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर हलकों की तर्जुमानी करें, तो वो तर्जुमानी करते रहे और उसके फ़ायदे भी हुए उनको। फ़ायदे ये हुए कि हर किस्म की गुफ्तगू उनकी, हर किस्म के उनके एतराज़ात, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट को ये भी कहा था कि गिरा दें इसको, आग लगा दें इसको, तबाह कर दें इसको और खून की नदियाँ बहा दें और हर चीज़ को रौन दें वगैरह वगैरह, वो सब कुछ भी कहने के बावजूद कभी इनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया था। तो अब जब हाथ डाला गया है तो ज़ाहिर शेख रशीद साहब खासे परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। और इसी तकलीफ में वो कभी आसफ अली जरदारी साहब को गालियां दे देते हैं, कभी वो बिलावल भुट्टो को गालियां दे देते हैं, कभी वो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ ज़बान दराजी कर देते हैं, कभी वो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में कुछ कह देते हैं। राना सनाउल्लाह तो बहरहाल उनकी हिट लिस्ट पे है, और जब भी जहाँ पे भी उन्हें कोई लफ्ज़ राना उन्हें नज़र आता है या रे भी नज़र आती है राने की, तो फौरी तौर पर वो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कुछ ना कुछ फरमा देते हैं, तो वो फरमाते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि शेख रशीद साहब के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्या शेख साहब को वाकई ही किसी बेलने से गुजारा जा रहा है? ये एक बड़ी दिलचस्प साइंस है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में हो क्या रहा है और अब एस्टेब्लिशमेंट ने या रियासत ने या गवर्नमेंट ने फैसला क्या किया है। ये जो फैसला है ये बड़ा दिलचस्प है, और अभी आप देखेंगे चंद दिनों में कि पूरे सियासतदान, ख्वाह वो गवर्नमेंट के हों, ख्वाह वो अपोजिशन के हों, या मीडिया पर्सन, ख्वाह वो इमरान रियाज साहब जैसे सहाफ़ी हों या हम जैसे सफ़ेद बालों वाले सहाफ़ी हों, उनके साथ कुछ होगा क्या? ये स्टेट ने फैसला क्या किया उनके बारे में, या सोशल मीडिया के बारे में क्या फैसला किया? आज की वीलॉग में डेफिनेटली मैं इस चीज़ का जिक्र करूंगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले शेख रशीद साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने आसफ अली जरदारी के खिलाफ जबान दराजी भी की, और ज़ाहिर है मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता जो उन्होंने दोहराए, और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे वो आम है, आप सबने सुन भी लिया होगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस घर से शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया था, ये घर इन्हें आसफ अली जरदारी साहब ने दिया था। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। आपको याद होगा कि 2008 में आसफ अली जरदारी की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और काफ लीग ने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनके साथ इत्तेहाद किया था, फिर काफ लीग गवर्नमेंट का हिस्सा बन गई थी और वो गवर्नमेंट जो है कोलिशन गवर्नमेंट थी। उसमें 2008 के इलेक्शन में शेख रशीद साहब अपने दोनों हलकों से हार गए थे और अब वो पार्लियामेंट से बाहर थे, तो पार्लियामेंट में किसी न किसी तरीके से अंदर आना, दाखिल होना चाहते थे। तो उन्होंने अपने एक दोस्त के जरिए आसफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया। तो आसफ अली जरदारी साहब ने उन्हें घर पर बुलाया और उनको बड़ा अच्छा लंच करवाया, और बल्कि आसफ अली जरदारी साहब बाद में कहते भी थे कि जब भी शेख रशीद उनके बारे में कहते थे तो कहते थे कि हो सकता है जो मैंने उनको लंच करवाया तो उसमें कुछ नमक कम रह गया। तो उसमें बाकायदा शेख रशीद साहब को नमक खिलाया गया, जरदारी साहब ने खिलाया अपना नमक, और उसके बाद उन्हें कहा कि आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहते तो आप लड़ें, रावलपिंडी से हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। तो शेख रशीद साहब इस पर बड़े ममनून हुए, क्योंकि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती तो शेख रशीद साहब जीत सकते थे। ज़ाहिर गो उस ज़िमनी इलेक्शन में भी शेख रशीद साहब हार गए थे, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने इनके लिए एक ज़िमनी इलेक्शन का बंदोबस्त किया था। जब ये उठे लंच से वापस जा रहे थे तो फिर इन्होंने दो मुतालबात किए। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो ज़रा अच्छी सी गाड़ी अगर मुझे मिल जाए लैंड क्रूज़र, तो वो उसका बंदोबस्त कर दें। तो आसफ अली जरदारी साहब ने फौरी तौर पे अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उनसे कहा कि इनको गाड़ी दे दें, तो उससे कहा ये हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने मरी रोड के ऊपर, अगर आप मरी की तरफ जाएँ तो जो मरी रोड है, ये जो टोल प्लाजा के आगे, वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका एक मॉडल हाउस था, और वो मॉडल हाउस इसलिए बनाया गया था कि जो लोग उस हाउसिंग सोसाइटी में जाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, विला खरीदना चाहते हैं, तो उनको दिखाया जाए कि हम आपको इस टाइप का घर बना के देंगे। तो ये क्योंकि वहाँ पे गए हुए थे और इनको ये जगह बड़ी अच्छी लगी थी, तो उन्होंने कहा कि अब आप मेहरबानी करके उनको फ़ोन करके आप मुझे ये ले दें। तो आसफ अली जरदारी साहब ने दोबारा फ़ोन कर दिया और उसी साहब को फ़ोन किया जिन्होंने पहले इनको गाड़ी दी थी। तो आसफ अली जरदारी साहब ने उनसे कहा कि इन्हें आप ये विला भी दे दें, तो उन्हें ये विला भी मिल गया। अब शेख रशीद साहब के पास यहाँ पे घर बहुत हैं, याद रखिएगा कि इस्लामाबाद में शेख रशीद साहब के बहुत घर हैं। ये एम्बेसी रोड के ऊपर भी इनका घर है, फिर F7 में भी इनका एक घर है, फिर इनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों इन्होंने एक ज़मीन बेची थी, एक टुकड़ा बेचा था ज़मीन का जो रिंग रोड के ऊपर आ गया था, और ये टुकड़ा जो था 139 कनाल का टुकड़ा था, और इसकी जो कीमत उन्होंने वसूल की वो 45 लाख रुपए पर कनाल वसूल के। और उस वक्त रिंग रोड के ऊपर जो आगे पीछे दाएं बाएं ज़मीनें थीं उनका रेट 5 लाख रुपए कनाल था। तो शेख रशीद साहब ने अपनी ज़मीन 45 लाख रुपए कनाल बेची, और जिन साहब को उन्होंने ज़मीन बेची थी उनका नाम था तहसीन अवान मलिक, और तहसीन साहब को जो इन्होंने ज़मीन बेची वो 40 लाख रुपए इन्होंने उनसे ज़्यादा वसूल किया पर कनाल, और उसके एवज इन्होंने उन्हें एक प्राइवेट एयरलाइन का लाइसेंस दिया था, जो उस वक्त बड़ा स्कैंडल बना। जो रिंग रोड का जो स्कैंडल था उसमें शेख रशीद साहब का बाकायदा नाम आया। तो एक टुकड़ा 139 कनाल का 45 लाख रुपए कनाल के लिहाज से साहब से इन्होंने शेख रशीद साहब ने बेचा, और उसके एवज जो मलिक तहसीन थे उन्हें एक
एयरलाइन का लाइसेंस जारी किया गया, जो उस वक्त सारे, ये बाकायदा एक रिपोर्ट है एंटी करप्शन पंजाब की, जिसके अंदर इस सारी जो लेन देन था, ये डील था, जिसका जिक्र भी है, जिस पे मैंने उस ज़माने में कॉलम भी लिखा था, एक पूरी डिटेल के साथ लिखा था, और उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब ये हो नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आप कोई ख्यालात किसी का इजहार करें और उसमें इंसल्टिंग आपका बिहेवियर हो और आपके खिलाफ केस ना हो, ज़रूर होगा, और उसके बाद गिरफ्तारी भी होगी। और अब ये नहीं हो सकता कि फ़ौज के खिलाफ अगर आप बात करें, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें और आपको आराम से घर जाने दिया जाए, फिर डेफिनेटली आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरा ये फैसला हुआ है कि ये जो प्रोपेगेंडा करने की मशीनें हैं कि आप मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे, तो इन तमाम मशीनों को भी बंद कर दिया जाएगा। यानी ये हो नहीं सकता कि मैं स्टेट के खिलाफ को बयानियाँ दूँ और उससे स्टेट को नुकसान हो और मैं आराम से घर पे बैठ के मज़े से ज़िंदगी गुजारूँ, सुबह कॉफ़ी पीऊँ, टांग पे टांग चढ़ा के मैं अखबार पढ़ूँ या टीवी देखूँ, तो ये नहीं हो सकेगा। तो स्टेट ने अब 3-4 बड़े फैसले कर लिए हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इल्ज़ामात के बाद या फिर इदारों के ऊपर कीचड़ उछालने के बाद या फिर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के बाद आपको आराम से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो अब ये गिरफ्तारियाँ जो इनका सिलसिला चलता रहेगा, ये अब सिलसिला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और आखिर में इमरान खान साहब के बारे में याद रखिएगा कि जब भी किसी लीडर के बारे में फैसला होता है तो उसकी तीन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो होती है कि उसको बदनाम किया जाता है। तो इमरान खान साहब इस वक्त बदनामी के फेज से गुजर रहे हैं। टेरियन का केस आप देख लें, फिर बुशरा बीबी के जो स्कैंडल निकल रहे हैं वो देख लें, जो फराह गोगी का जो केस निकल रहा है वो, और 4 नए केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की ठीक ठाक बदनामी होगी। तो अभी जो है ना, तोशा खाना हो या फिर ये फार्म फंडिंग केस हो, ये सारे केस वो हैं जिसमें इमरान खान साहब को बदनामी के अमल से गुजारा जा रहा है। और इसके बाद जो एक फेज़ होगा उसमें डिस्क्वालिफिकेशन होगी। फिर इमरान खान साहब को 3-4 मुख्तलिफ केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। उन्हें टेरियन के केस में भी करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखें कि टेरियन के केस में 3500 दस्तावेज, 3500 डॉक्यूमेंट्स अमेरिका से आए हैं जो बाकायदा सर्टिफाइड है। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उसमें सर्टिफिकेशन है, उसमें इमरान खान साहब की माजरतनामा भी एक मौजूद है जिसके ऊपर बाकायदा स्टैंप लगी है वो अमेरिकन कोर्ट की, और वो नोटरी पब्लिक हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जो ही केस चलेगा वो अदालत में पेश किए जाएंगे। तो टेरियन का केस है। फिर इसके साथ साथ बुशरा बीबी का केस है कि जो इद्दत के अंदर उनकी शादी हुई थी, उसके अंदर सिर्फ एक एविडेंस है, अब वो सिर्फ एक शख्स का बयान आना बाकी है और उसके बाद ये केस भी खुल जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब को अब इन सब को भुगतना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। और इसके बाद फिर ज़ाहिर है नहीं यार, डिस्क्वालिफिकेशन थी ना, तो इन सब केसेस में ज़ाहिर है इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन होगी। और डिस्क्वालिफिकेशन 3-4 केसेस में होगी। ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक केस की डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज कर लें। जब 4-5 डिस्क्वालिफिकेशन होंगी तो आप किस किस केस को लड़ेंगे? टेरियन का केस होगा, बुशरा बीबी का केस होगा, फिर तोशा खाने का केस होगा, फिर फॉरेन फंडिंग केस होगा, फिर अगले जो आने वाले 3-4 केसेस हैं वो होंगे। तो मेरा ख्याल है 6-7 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना